मुख्तार भाई, एक सामान्य तौर पर देखा गया है कि बीजेपी बीच बीच में अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश करती रही है। देखिए, एक चीज़ आप देखिए, चाहे वो अटल जी रहे हों या अभी मोदी जी हैं, उन्होंने जो है वो समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुसलमानों के विकास में कोई कमी नहीं की। इसके बावजूद भी कि मुसलमानों ने वोटों में कंजूसी की। कि जब आप इलाहाबाद से चलते थे और रामपुर जाने के बीच में लखनऊ हो के जाते थे, उसमें और आज के दौर में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। ईरान के मामले में अमेरिका ने वही गलती की जो गलती अमेरिका ने इराक के मामले में की। आज आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और हमारी आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए। संविधान को भी जो है वो 75 साल हुए। उस दौरान जो है वो दुनिया का सर्वाधिक जो संशोधन वाला संविधान है वो भारत का है। तो यही तो डर इंडिया अलायंस की पार्टियों को है और जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं उनको है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी और बीजेपी की अगर ताकत बढ़ेगी तो वो संविधान बदल देंगे। इसी कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड में जो कैद कांग्रेस पार्टी है उसको ये समस्या ही यही है। एक बात और कही जा रही है कि जो कास्ट सेंसस कराने का फैसला है बीजेपी सरकार का, वो बिहार के चुनाव के मद्देनज़र लिया गया है। जनगणना की बात बहुत वर्षों से हो रही है कि भाई जनगणना जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम कभी कहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो कोई कहता है 150 करोड़ की है, तो कोई कहता है कि 170 करोड़। कुछ समझ में नहीं आता, आज पाँच है। नमस्कार, संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी से मेरी मुलाकात लगभग 3 दशक पुरानी है और हम दोनों पत्रकारिता और राजनीति में साथ साथ एक लंबी सफ़र तय किए हैं। जितना मैं मुख्तार साहब को जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक की जो आज यात्रा हम सब देख रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जो 4 प्रमुख चेहरे हुआ करते थे, 2 तो बहुत वेटरन थे जो आज हमारे बीच नहीं है, सिकंदर बख्त साहब और आरिफ बेग साहब। और जो नई यंग टीम थी उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब और शाहनवाज हुसैन। ये चारों जनसंघ और बीजेपी के माइनॉरिटी फेस के रूप में पेश किए जाते थे देश के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने। और उस समय बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं था और बीजेपी और जनसंघ का ये मानना था कि ये अलग से प्रकोष्ठ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना मैं मुख्तार भाई को जानता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके और दिल्ली की राजनीति तक में, इनके आचरण में, इनके फिलॉसफी में, इनकी राजनीति में न तो कभी फिरका परस्ती देखने को मिली, न सेक्टेरियन पॉलिटिक्स देखने को मिला, न कास्ट पॉलिटिक्स देखने को मिला। और एक कोहेसिव इंटीग्रेटेड एक माना समावेशी जो समाज होता है उसको लेके इन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। आज हम इनसे इन्हीं मसलों पर जानने की कोशिश करेंगे कि वह जो दौर था जब ये लोग राजनीति में आए थे, ख़ास तौर से ये जब राजनीति में आए तो इनको हर तरफ से कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो अपने कौम के साथ, फिर उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत सशक्त पार्टी थी और राज्यों में भी क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत थे, तो कांग्रेस पार्टी से भी कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा और क्षेत्रीय दलों से भी कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा। और उन सब के बीच में इन्होंने अपना जो इनका एक पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उसी रास्ते पर चल के ये आज तक सक्रिय राजनीति में हैं और आज भी उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा पहला सवाल तो यही है आपसे मुख्तार भाई कि जब आप इलाहाबाद स्टूडेंट जीवन के बाद जब आए थे आप, तो वो आप दौर याद करिए कि जब आप इलाहाबाद से चलते थे और रामपुर जाने के बीच में लखनऊ हो के जाते थे, उसमें और आज के दौर में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो मीडिया का हो या राजनीति का हो या सामाजिक समरसता का जो दौर है? देखिए वसीम जी, एक चीज़ हमें समझना होगा कि वक्त के साथ जो है वो
ढांचे भी बदलते हैं, माहौल में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। तो कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो वक्त के सांचे तो और ढांचे तो बदलते रहेंगे, लेकिन उस सांचे और ढांचे में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और अपने जो है वो जुनून और जज्बे को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो बात आपने कही कि मुझे पार्टी ने 91 में पहला इलेक्शन कहा कि साहब तुम्हें मऊ से लड़ना है। मैं युवा मोर्चे में उस वक्त काम करता था और मऊ मतलब ये कि 70% मुसलमान, और आपको मालूम है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों में और बहुत बड़े वर्ग में जो है वो एक असहिष्णुता और स्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस की एक बहुत बड़ी शिकार रही है। अटल जी भी थे शिकार। हाँ, लोग कहते हैं कि अटल जी बहुत बढ़िया थे, बढ़िया था, कुछ नहीं था। नहीं, वो भी बहुत बड़े शिकार रहे हैं और बार बार उनको कभी कभी दर्द भी होता था, दुख भी बात में करते भी थे कि भाई किस चीज़ में हम कमी कर रहे हैं जो हमारे साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, हमारे साथ असहिष्णुता का व्यवहार होता है। वो तो और फिर सफ़र बढ़ता गया। लेकिन ये बात सही है कि जब मैं लड़ा तो उस वक्त जो है वो और पार्टियां सब थीं। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी को और कई और पार्टियों, कम्युनिस्टों का गढ़ है वो उस समय था। गुंडे नहीं हुआ करते थे, ये बात मुझे वाचन जी आप तो मालूम है, उस एरिया में गुंडे बदमाश नहीं होते थे। ये तो बाद में ये दौर शुरू हुआ, अब राजनीति में गुंडे आने लगे, बदमाशों का एक दौर शुरू हुआ, मसल पावर। कुछ लीडरशिप आई, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उसने जो है पहले गुंडों का यूज़ किया और उनको जो है वो उपयोग किया। जब उनको लगा कि हमारा यूज़ करके तो ये नेता बने, तो मैं खुद क्यों ना नेता बन। बाद में गुंडे उनको यूज़ करने लगे। तो ये एक दौर था। आज जो है वो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश की लगभग 70% जगहों पर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकारें हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो चेंज है, मैं मानता हूँ कि वो है। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम तो जो है ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो उस वक्त एक लोगों में जो है वो बीजेपी को लेकर के, भाई हम तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से थे, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले। उस वक्त जो है वो बाद में जब सभी पार्टियां मिल गई, जनता पार्टी बन गई, फिर जनता पार्टी बनी भी और जनता पार्टी टूटी भी तो वो जो है वो अजीब दास्तां थी, वो कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। डुअल मेंबरशिप को लेकर, हाँ, डुअल मेंबरशिप भी थी और भी महत्वाकांक्षाएं जो है वो टकरा गई थी। और उसको कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी उस वक्त जो एक उसका जो है वो केंद्र बिंदु बन करके उसका समाधान कर सके। मुरारजी भाई थे, लेकिन मुरारजी के भाई के प्रति जो है वो एक वो समझौते के जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, समझौते के तौर से। इसलिए नहीं बने थे कि उनके नाम पे वोट मिला था, वोट तो किसी के नाम पे नहीं मिला था, वोट तो था कि एंटी इमरजेंसी और एंटी इंदिरा जी का मिला था वोट। अब हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जो मौजूदा समय की राजनीति है, इसको क्या आप लोग जिस पॉलिटिकल मिशन और फिलॉसफी से आए थे, उस रास्ते पे ही चल रही है कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं आशावादी हूँ और हमेशा जो है वो परिस्थितियाँ बदलती हैं, माहौल बदलता है। जब हम लोग जो है वो स्टूडेंट मूवमेंट से शुरू हुए, यूथ आंदोलन में आए, तो हमारे पास ना तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे, ना तो मोबाइल थे, ना तो जो है वो आपके टेलीविज़न्स का जो है वो इतना साम्राज्य था। अखबार वगैरह थे, टेलीविज़न के नाम पे दूरदर्शन और आकाशवाणी, टेलीविज़न के नाम पे दूरदर्शन और रेडियो के नाम पे आकाशवाणी। जैसे आज एफएम भी है, तमाम तरह के जो है वो चैनल्स हैं, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ा है, संवाद जो है वो लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत फास्ट जा रही है। और इंफॉर्मेशन फास्ट जाते ही जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन उतनी बड़ी चुनौती ज़्यादा हो रही है। मतलब 1 मिनट में जो है वो
कि अंड बंड चीज़ें आ जाएंगी मार्केट में, और उसके बाद तो खैर हालांकि उसकी बहुत उम्र नहीं रहती, वो उसी तेज आती है उसी तेज गायब हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि परिस्थितियों के साथ साथ जो है वो पार्टी ने भी अपने को बदला है। पार्टी में भी जो है वो क्योंकि जब आप पार्टी बड़ी होगी, बाहर से भी लोग आएंगे, अंदर से के भी लोग रहेंगे, मिलजुल करके जो है जब बनता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम जो है वो नो एंट्री का बोर्ड लगा दें कि साहब जो है वो बीजेपी में जो है वो जो संघ का होगा, या जो बीजेपी से जो है वो बीजेपी के से जो है 20 साल से होगा तो तभी हम एंट्री देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो है वो मुझे तो, आपको तो याद होगा कि जब 2004 में फील गुड और शाइनिंग इंडिया चल रही थी, तो मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। हाँ जी, हाँ। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी 4 हुआ करते थे। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट अरुण जी थे, अपने सुषमा जी थी, और प्रमोद जी थे, और मैं था। तो उस वक्त जो है वो भीड़ लग गई कि ये जो है वो हम भी आएंगे, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरे दलों को छोड़ दूसरे दल को, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री, तो फार्मर कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर्स, फिर वो तमाम लोगों की एक लाइन लग गई थी 11 नंबर अशोका रोड पे। तो मैंने कहा, तो फिर अडवाणी जी ने कहा था कि आप नो एंट्री का बोर्ड मत लगाओ भाई, जो आ रहा है लो। हो गया, ठीक है। 3 दिन बाद माहौल उन लोगों को सबको पता लगा, और उसमें से 90% लोग जो है वो कांग्रेस में चले गए। मैं देख रहा हूँ कि साहब ये तो ये हमारे यहाँ ज्वाइन करके गए थे, उसमें कुछ फिल्मों के भी लोग थे, ये भी थे, कुछ जमे भी रुके, लेकिन ज़्यादातर लोग चले गए। तो ये एक है। तो मैं मानता हूँ कि बदलाव है, लेकिन एक चीज़ है कि हमें अपनी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि अगर पार्टियां, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस जो है वो उसकी 1000 बुराइयों के साथ, उसका जो है वो एक, उसके साथ एक विरासत है, आज़ादी की लड़ाई का विरासत, नेहरू जी की विरासत, और वो एक विरासत रही है, मोतीलाल नेहरू जी की विरासत, सब पूरी एक विरासत रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो है वो विरासत छोड़ करके सत्ता की सियासत में लग गई, लग गए। हाँ। और उसने प्राथमिकता दी कि सत्ता, ये प्रकरण कैसे सत्ता को हम जो है वो कब्जा। मैं बात से डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक हम कहते थे हमारी देश की जो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, भारत सबसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन इस दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, उस घटनाक्रम ने एक चीज़ फिर से साबित की है कि जो अमेरिका का लोकतंत्र है वो तो पुराना है, लेकिन बड़ा भी है। क्योंकि उसके प्रेसिडेंट के बारे में वहाँ की जनता ने जो जिस तरह से सार्वजनिक रूप से अपनी, उनको कंडेम करते हैं, कंडेम किया, अखबारों ने, टेलीविजन ने, जो कुछ अभी इस वार वगैरह में हुआ, वार के दौरान भी जो है वो संप्रभुता जो है, वो कोई देश अपने संप्रभुता के लिए जो है, चाहे कितना भी कमज़ोर देश हो, कैसे लड़ सकता है, इसका भी एक सबक संदेश गया है। और कितना भी ताकतवर देश होगा, वो जो है वो अगर जो है वो मतलब किसी देश की संप्रभुता को जो है वो ध्वस्त करना चाहे और वो देश ना चाहेगा, तो फिर नहीं कर सकता है इसको। और थोड़ा सा और हम थोड़ा विस्तार से इस पर बात करते हैं। अच्छा, आपने इस विषय को छेड़ा है, हम इसको बाद में लेने वाले थे, लेकिन अभी इसको हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। हम नाम लेकर बोल रहे हैं, ईरान का जो मसला रहा है, और जिस तरह से अमेरिका ने बिल्कुल अपनी दादागिरी, अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने, क्योंकि अमेरिका उनके साथ नहीं था। अगर अमेरिका की जनता उनके साथ होती तो अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ आंदोलन नहीं होते। पूरी की पूरी अमेरिकन मीडिया ट्रंप के खिलाफ थी। तो इससे एक बात साबित होता है कि रियल सेंस में अगर कहीं डेमोक्रेसी है तो वो अमेरिका में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है तो वो अमेरिका में है। और वे लोग अगर अपनी ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की इज्जत करते हैं तो दूसरे मुल्कों के भी ह्यूमन राइट, ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी को उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं।
इसलिए ईरान के मामले में अमेरिका ने वही गलती की जो गलती अमेरिका ने इराक के मामले में की। आपको याद होगा कि जब हम सद्दाम हुसैन के मेरिट डिमेरिट पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम सब ने देखा कि किस तरह से झूठा रिपोर्ट तैयार करके वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हाँ, और उसके बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल किया गया और पूरे इराक को तहस नहस किया गया। और इस बार भी वही फार्मूला लगाया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब किसी सावरन मुल्क के खिलाफ, एक किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई देश चाहे जितना भी ताकतवर हो, अगर वो अपने बल के दम पर, शक्ति के दम पर, आर्म्स के दम पर उसको कमज़ोर करना चाहता है, उसकी सॉवरेनिटी को छीनना चाहता है, तो उस हर मुल्क को ये अधिकार है अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं फिर वापस आ रहा हूँ उसी विषय पर कि पार्टियों में किस तरह से बदलाव आया, और आपने बड़ा ही कैंडिड आपकी तरफ से कन्फेशन रहा कि समय के साथ भीड़ आती है और उतनी ही तेजी से भाग जाती है। अटल जी का एक बड़ा फेमस वाक्य है जो सोशल मीडिया में भी चलता है आजकल, तो आर्काइव का ज़माना है, तो यूट्यूब के आर्काइव से तुरंत लोग ड्रैग कर लेते हैं और चलाने लगते हैं। अटल जी का एक कोट है, मैं एक लाइन उसका आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अटल जी ने एक बार भाषण में कहा था कि अपने कार्यकर्ता की कीमत पर बाहर से आए हुए लोगों को, चाहे वो जितने उपयोगी क्यों न हो, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। अपने कार्यकर्ता को पहले महत्व देना चाहिए, जो कि पार्टी के बुरे वक्त से पार्टी के साथ रहा है। पिछला जो आंकड़ा आया था जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो करीब 28% 28 से 30% लोग ऐसे चुनाव लड़े जो कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे, बाहर से आए थे, उनको चुनाव लड़ाया गया। क्या आपको लगता है कि ठीक है, पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी मजबूत हुई है, पार्टी सत्ता में है, लेकिन कहीं ना कहीं का जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का मूल चाल चरित्र चेहरा है, उसके साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा है विस्तार के साथ? माशन जी, मैं बताऊं, आजकल का दौर ये है कि सियासी किसका सफ़र कब किधर का हो जाए, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो आजकल जो है वो है जैसे राजनीतिक सफ़र है लोगों का, कब किधर का हो जाए और किधर का दिखता रहे और किधर का हो जाए। तो ये एक दौर है, लेकिन मैं इसको बुरा नहीं मानता। देखिए क्या है कि जैसा शुरू में आपने कहा कि दौर भी बदला है, हालात भी बदले हैं, माहौल भी बदला है, और पार्टियों का विस्तार भी हुआ है। हमारी पार्टी का भी हुआ है और पार्टियों का भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी होगी जिसका कि विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 साल तक एक छत्र रही, सत्ता में भी रही और राष्ट्रीय स्तर पर भी रही। तो बीजेपी का विस्तार हुआ है, और विस्तार में बाहर के लोग भी आएंगे, अंदर के लोगों को भी जगह और मौका मिलता है। जो अटल जी ने कहा था वो उस दौर के हिसाब से ठीक था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से अगर आप देखें तो अटल जी की बात, जो हमारे हैं इस्टेब्लिश लोग, उनको सम्मान देते हुए जो बाहर से भी हमारे साथ आ रहे हैं और वो कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, तो अब वो तो कई तरह की बातें होती हैं कि साहब वो तो वॉशिंग मशीन कह देंगे, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। वो सब तो देखिए अपोजिशन के हैं कोई, तो उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज भी कार्यकर्ताओं की कद्र कम नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के आधार पर बीजेपी अकेली पार्टी है जो कम्युनिस्ट तो अब ख़त्म सी है जैसी। बीजेपी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जहाँ पर कार्यकर्ता है, ज़मीन के स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक ये थोड़ी भावना ज़रूर होगी कि भाई आउटसाइडर्स को ज़्यादा जो है वो इनसाइडर बना दिया गया। तो वो है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविकता ये है कि जो हमारे हैं पार्टी के तपे तपाए कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, वो है। उसके साथ ही साथ क्योंकि पार्टी का विस्तार हुआ है, वो तो सीमित दायरे में, हम संकुचित दायरे में रह नहीं सकते, तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि सही दिशा में चल रही। एक बड़ा बयान आया है आरएसएस के
दत्तात्रेय होसबोले जी का। दत्तात्रेय जी ने कहा है कि संविधान के जो मूल प्रस्तावना है उसमें सेकुलरिज्म और जो दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, उन दोनों को अब हटा देना चाहिए। वो बाद में जोड़ा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो उसमें ये दोनों शब्द नहीं था। आरएसएस के तरफ से एक बयान आया है दत्तात्रेय होसबोले जी का कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म दोनों बाद में जोड़ा गया। डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उस समय ये दोनों शब्द नहीं था, तो इसलिए ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है और इसको हटा देना चाहिए। उनका राय है, उनका सुझाव है, उनकी एक तरह से मंशा भी है। आप इसको कितना जायज मानते? देखिए, आज आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और हमारी आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए। संविधान को भी जो है वो 75 साल हुए। उस दौरान जो है वो दुनिया का सर्वाधिक जो संशोधन वाला संविधान है वो भारत का है, लिखित संविधान। बहुत से देशों में तो, ज़्यादातर देशों में तो लिखित संविधान है ही नहीं, हमारे देश में। और समय समय पर जो है वो परिस्थितियों के साथ, देश की ज़रूरतों के साथ, देश के लोगों की सोच के साथ जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो चेंजेस किए हैं। जहाँ तक सवाल है पंथ निरपेक्षता तो बाद में आया है, सेकुलरिज्म बाद में डाला गया है। पंथ निरपेक्षता का जो है वो धर्म निरपेक्षता बना दिया गया। और दूसरा जो है वो सोशलिज्म। देखिए, भारत का एक सोशलिज्म तो एक जो हमारे देश है, डेमोक्रेसी है, उसका एक पार्ट है सोशलिज्म। अब हम कहें कि साहब कम्युनिज्म होना चाहिए, कम्युनिस्ट कई विचारधारा होनी चाहिए, भी कोई उसमें लिख दे कि, तो इसलिए परिस्थितियों में मैं मानता हूँ कि उन्होंने जो होसबोले जी ने जो सुझाव दिया है उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हम ओपन कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और अगर कोई अच्छा सुझाव या आपको पसंद नहीं है तब भी भाई जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, चर्चा करो। तो यही तो डर इंडिया अलायंस की पार्टियों को है और जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं उनको है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी या बीजेपी की अगर ताकत बढ़ेगी तो वो संविधान बदल देंगे। इसी को लेके 2024 का पूरा चुनाव लड़ा गया, उसमें बीजेपी को नुकसान भी हुआ। जो 400 पार का नारा था वो घट के 240 पर आकर। देखिए, कुनबे के कुंड और कन्फ्यूज़न के झुंड में जो कैद कांग्रेस पार्टी है उसको ये समस्या ही यही है। जब तक वो कुनबे का कुंड कन्फ्यूज़न का झुंड बना रहेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता रहेगा, एक आर्टिफिशियल जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश होगी, काल्पनिक जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश होगी कि तो इसमें कहाँ सब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है। अरे भैया, इस देश में कोई आपने क्लोज कंट्री कर दी है क्या? बहुत से लोगों के अलग अलग सुझाव आते हैं, बहुत से लोग उस सुझाव को जो है वो देते हैं देश के सामने। आप उस पर डिबेट करिए, डिस्कशन करिए और डिसीजन करिए। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। किसने कहा कि आप डिसीजन ही करो उसको? एक बात और कही जा रही है कि जो कास्ट सेंसस कराने का फैसला है बीजेपी सरकार का, वो बिहार के चुनाव के मद्देनज़र लिया गया है, क्योंकि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार थी वो तो कास्ट सेंसस के खिलाफ थी और पूरे 2 साल तक खिलाफ रहे। और अचानक फिर एकाएक एक फैसला हुआ कि नहीं, अब हम कास्ट सेंसस भी कराने। देखिए, मैं इसकी टेक्निकल चीज़ बताता हूँ आपको। क्या है कि मुझे इस बात का सौभाग्य है कि अटल जी के समय भी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री देखी मैंने, मोदी जी के दोनों कार्यकाल में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम देखा। जो जनगणना है वो 2011 वाली अभी चल रही है, बल्कि कभी कभी तो 2001 ही वाली जो है वो घूमती फिरती रहती है। जनगणना की बात बहुत वर्षों से हो रही है कि भाई जनगणना जो है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। हम कभी कहते हैं 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो कोई कहता है 150 करोड़ की है, तो कोई कहता है कि 170 करोड़, कुछ समझ में नहीं आता, हाश पाच है। अगर आप 2001 की जनगणना ही मान रहे हैं अभी भी, और उसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनती जा रही हैं, थोड़ा सा एरर दे करते कि साथ 10% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो, या 2011 की मान रहे हैं, तो आज 25 में चल रहे हो भैया।
तो अब जनगणना के साथ साथ कास्ट का जो है उसमें कॉलम कर दिया गया है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद कास्ट का कोई बहुत साइंटिफिक तरीके से कास्ट का जो है वो आकलन नहीं हुआ, मंडल कमीशन के बाद नहीं हुआ। उस समय भी कैसे हुआ था मुझे तो याद नहीं है। तो ये एक बड़ा वो है, और इसकी प्रक्रिया जो है वो 2017 से चल रही है। मैं इसलिए आपको प्रोग्राम में पहली बार बता रहा हूँ, 2017 से जो है वो मोदी जी इस बात के हमेशा पक्षधर रहे कि भाई हमें जनगणना करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें उसका कास्ट कॉलम भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें लेके बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बड़ा भारी देश है। हमारा देश जो है वो हर 2 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो उसका भी एक हर्डल होता है। भाई ये एक समय था कि चलो पूरे देश में हम 4 महीने में हम पूरी जनगणना ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब तो हो नहीं सकता। मतलब आप अगर दिल्ली में शुरू करोगे तो पता लगा कि हरियाणा में चुनाव चल रहा होगा, तो आपका ये 2 महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन की बात इसीलिए आ रही है। तो इससे इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं, ये होना चाहिए था। और अब कांग्रेस हो या कोई और लोग हैं तो क्रेडिट लेते रहते हैं, भाई वो क्रेडिट की जो उनकी हड़बड़ी है उनकी जो है वो गड़बड़ी का कारण बन जाती है। तो वो करने दीजिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है और इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। मुख्तार भाई, एक सामान्य तौर पर देखा गया है कि बीजेपी बीच बीच में अल्पसंख्यकों के बीच में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने की कोशिश करती रही है। वो आप लोगों के समय से ही चल रहा है, लेकिन आप लोगों का तरीका अलग था। आप लोग एकदम उसको डिवाइड करके नहीं करते थे, एक इंटीग्रेटेड कोहेसिव सोसाइटी के रूप में लेकर चलते थे। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि बहुत ओपनली जिसे बाकी दल करते थे वैसे बीजेपी भी एफर्ट कर रही है। तमाम अलग अलग मोर्चे बना दिए गए हैं। मुसलमानों के अंदर पसमानदा मुसलमानों को लेके काफ़ी इशू बनाया जाता है, बोहरा मुसलमानों को लेके इशू बनाया जाता है। तो जो ये मुस्लिम समाज के अंदर जो अलग अलग फ़िरके हैं, उन फ़िरकों के बीच में जो समय समय पर खींचतान होता रहता है, क्या बीजेपी उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है पॉलिटिकल? देखिए, एक चीज़ आप देखिए, चाहे वो अटल जी रहे हों या अभी मोदी जी हैं, उन्होंने जो है वो समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुसलमानों के विकास में कोई कमी नहीं की, इसके बावजूद भी कि मुसलमानों ने वोटों में कंजूसी की। तो विकास में कमी नहीं की, वोटों में कंजूसी होने के बावजूद भी, तो इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और कभी भी जो है वो बीजेपी ने अपने विकास के मसौदे को वोट के सौदे के साथ जोड़ा नहीं। बिल्कुल। और समाज का सभी वर्गों को जो है वो तरक्की की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए, इस संकल्प के साथ, इस सोच के साथ जो है वो हम आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि मैं जब लोकसभा जीता तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीता, और मैंने सीना ठोक के कहा कि मैं बीजेपी का हूँ, मेरी प्रतिबद्धता बीजेपी की है, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, जो निष्ठाएं हैं, उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ। उसमें मुझे बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी वोट दिया, लेकिन ये हमने कह के दिया कि हम भैया ये मत सोचना कि हम कोई जो जैसे कांग्रेस वाला तुष्टीकरण या जो है वो बेवकूफ़ बनाने वाला, हमने कहा तुष्टीकरण के छल को हम समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करने पर यकीन करते हैं। और लोगों ने उसको ईमानदारी मानी और हमको दिया। यही मऊ में भी हुआ था। तो अभी मुझे लगता है कि जिस हम रास्ते पे है, हमारी जो प्रतिबद्धता है, हम अगर रास्ते में से डाइवर्ट होंगे तो मतलब ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसलिए जो है वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और समाज में कोई भी वर्ग हो, कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, तो उस तक विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए। और इस दौरान मोदी जी के समय में भी सभी समाज के हिस्सों को इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट अपने नीतीश कुमार जी ने एक बार किया है पसमानदा के नाम पे। वो उस एक्सपेरिमेंट में जो है वो असफल रहे,
क्योंकि कुछ लोग आके ज़रूर कहेंगे कि साहब ज़रा इस नाम पे कर लीजिए, इस नाम पे कर लीजिए। वो हो नहीं पाता, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ का जो कैरेक्टर होता है, वो माइनॉरिटीज़ का कैरेक्टर जो है वो अ, जो राजनीतिक जो जब आती राजनीतिक पहलुओं पर जो है वो यूनाइट हो जाता है 90%। 10% की बात मैं नहीं कर रहा तो हूँ। माने ये माना जाए कि अभी भी माइनॉरिटीज के जो दिलो दिमाग में बीजेपी को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं मानता हूँ पूरी तरह से तो नहीं है, कुछ जो है वो हल्का फुल्का जो है वो ब्रेक हुआ है। इसीलिए हमने कहा ना कि मोदी जी ने कोई विकास में जो है वो कमी नहीं की, लेकिन अभी भी वोटों में कंजूसी का काम चल है। और इस उसका एक ही कारण है कि जो मुस्लिम वोट है उनको जो है वो हम जो बीजेपी के विरोधी हैं, भाई ऐसे तो आज तो बीजेपी के खिलाफ नहीं, जनसंघ थी तब भी जो है वो इंदिरा जी भी उस समय और नेहरू साहब भी उस समय कहा करते थे कि साहब जनसंघ देश के लिए बड़ा खतरा है। हाँ, तो वो जहर जो है वो मतलब एक पीढ़ियों से बसा हुआ है। उस जहर को जो है वो डाइल्यूट होने में जो है वो थोड़ा समय लगेगा। और मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी भी अगर कहीं से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो फिर वो जो है बात का दूसरे मतलब वो हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो उस समय में चाहे वो भागलपुर हुआ हो, चाहे भिवंडी हुआ हो, चाहे मलियाना हुआ हो, चाहे मालेगांव हुआ हो, चाहे 84 का कत्लेआम हुआ हो, चाहे 5,000 से ज़्यादा जो है वो सांप्रदायिक दंगों के नाम पे नरसंहार हुआ है, किसी कोई पूछता नहीं कि कांग्रेस के समय में सब सेकुलरिज्म के नाम पे सब कुछ माफ़। मुख्तार भाई, लेकिन इधर जो कुछ वर्षों में भारत सरकार की नीति रही है, खासतौर से विदेश मामले में, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार का झुकाव ज़्यादा इजराइल की तरफ है और अमेरिका की तरफ है, और उसका नुकसान भारत को दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ जो रिश्ते चलाने हैं उसमें उठाना पड़ा। अभी जब हम लोग पाकिस्तान से भले ही 4 दिन के लिए ही संघर्ष हुआ, लेकिन जब हम पाकिस्तान से संघर्ष में थे तो भारत के साथ दुनिया के बाकी मुल्क उस तरह से खुल के खड़े नहीं हुए। देखिए राजन जी, विदेश नीति जो है वो निरंतरता की चीज़ है। मानते हैं ना आप हाँ, हाँ। लेकिन उसके साथ ही साथ निरंतरता के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता उसके साथ जुड़ी रहती है हमेशा। जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो कंटिन्यूटी के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट की प्रायोरिटी उसके साथ जुड़ी होती है। किसी समय में कोई नेशनल इंटरेस्ट रहता है, किसी समय में कहीं नेशनल इंटरेस्ट रहता है। अब कोई कहे कि जब आज की तारीख में आपको जो है वो पाकिस्तान से वही व्यवहार करना चाहिए। अब आपने कहा ना संप्रभुता की बात, अभी देखिए क्या है कि संप्रभुता के मामले में भारत ने भी बहुत मजबूती से अपनी भूमिका जमाई, चाहे वो मिसेस गांधी का समय रहा हो जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुए हैं, चाहे अटल जी के समय पोखरण का और देश को जो है वो एटमी शक्ति बनाने का रहा हो, या जो है वो मोदी जी के समय में तमाम समय पर देश के हित के मुद्दे पर जो है वो बिना समझौते के जो है वो देश आगे बढ़ा है। इसी तरह से मेरा मानना है कि कहीं झुकाव नहीं था। भारत का जो है वो इस दौरान जो है वो तमाम देशों के साथ एक अच्छे रिश्ते, बेहतर रिश्ते हुए, और उसका एक नतीजा है। आज अगर आप ये एक दशक देखें तो पूरे विश्व में संकट और कंटक का दौर रहा है। पूरे देश में आर्थिक जो है वो उथल पुथल रही है, कहीं युद्ध चल रहा है। 2 साल तो कोरोना का जो है वो कहर सदी का सबसे बड़ी आपदा दिखाई पड़ी। उसके बाद जो है वो अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का, उसके अलावा जो है ये ईरान और इसराइल का, उसके अलावा और छोटे मोटे चलते ही रहे। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कभी हिली नहीं। भारत में किसी तरह की किल्लत नहीं आने पाई। पाकिस्तान पड़ोस में है जो अपने आप को आतंक का अखाड़ा कहता है, उस आतंक के अखाड़े में आटे की आफत आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन तो इसलिए हमारे देश की जो विदेश नीति है वो नीति राइट डायरेक्शन में है, और इसमें जो है कहाँ झुकने का और कहाँ वो, लेकिन कभी भी भारत ने जो गाज़ा पट्टी के मामले में
जुल्म हो रहा होगा या जुर्म हो रहा होगा, उसका कभी समर्थन नहीं किया। मैं उसी पर आ रहा था कि चाहे वो पैलेस्टाइन और गाजा पट्टी का मामला हो या ईरान का मामला हो, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों, पैलेस्टाइन और ईरान दोनों, जब जब भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, भारत के साथ कंधा में कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन जब पैलेस्टाइन और गाजा और ईरान के ऊपर संकट आया तो हम लोग उस मजबूती से उसके साथ खड़े नहीं हुए। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिकी दबाव था या इजराइल के साथ है, अच्छा, जो आप हमारी नज़दीकी है उसके वजह ऐसा है से। कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो है वो घोषणा पत्र करके जो है वो साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी इस दौरान हुई हैं, इस दौरान जो अभी आप 6-8 महीने, 5 महीने, 4 महीने में, जिसमें कि भारत ने कूटनीतिक तरीके से जो भी कमज़ोर तब था, जिनकी किसी भी तरह की मदद करने की ज़रूरत है, की है। वो मुझे नहीं लगता कि आपके इस कहने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो लोग ये बात कहते हैं भारत ने जो है वो बहुत मतलब खुल करके नहीं आया, वहाँ पर जो है वो घोड़ा लेकर के और टक टक करते हुए लड़ाई में नहीं कूद पड़ा, तो ये कहते हैं कि साहब हम बड़े इस्लामिक देशों के जो है वो मुखिया है। कितने इस्लामिक देश उनके साथ वो तो खड़े नहीं हुए? गए, अरब के बहुत सारे हाँ, देश थे जो मतलब नहीं गए। वाईसी नहीं गया, वाईसी की तरफ से कोई उस तरह से स्ट्रॉन्ग इसलिए जो है कंडेमनेशन में नहीं हाँ, आया। मतलब पाकिस्तान जो है वो वहाँ लंच खा रहे थे, लंच खा रहा था, वो अपना एयर स्पेस दे दिया हाँ, उन्होंने। एयर स्पेस दे दिया। उसके अलावा जो है तो वो मुझे लगता है कि इसमें मतलब भारत जो है वो राइट डायरेक्शन में, भारत की कूटनीति है और भारत की राष्ट्रीय नीति भी राइट डायरेक्शन में है। और जहाँ तक इसके बारे में मामले, खुद ईरान ने उसकी एम्बेसी के लोगों ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो भारत के लोगों का धन्यवाद किया। भारत के लोगों का धन्यवाद मतलब कि भारत की सरकार की नीतियों का धन्यवाद है ये। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।